तो अभी हम लास्ट 3-4 दिन से बिहार के क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम बिहार से आगे बढ़ते हैं, नए स्टेट। आज चलते हैं छत्तीसगढ़। अब हम कुछ दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे और देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। मिले छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का पेपर है ये। आ जाओ। पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा? तो कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कोट एक्स पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक है ना। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कोट एक्स। और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स से 3 पाई बाई 4। यहाँ माइनस का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सवाल को बनाने का मकसद ही माइनस प्लस की गलती है। माइनस प्लस की जो गलती है ना, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स होता है ना। अब कहीं भूल गया और कोसेक स्क्वायर का कोट एक्स कर दिया तो ये माइनस लापता हो गया, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको गलती मिल जाएगी। तो कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। माइनस बाहर ले लीजिए। कोट 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 होता है 135, 135 सॉरी। कोट पाई बाई 4 माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस कोसेक 3 पाई बाई 4 कोसेक पाई बाई 4 कोट 135 का मान माइनस 1 कोसेक का मान √2, कोसेक पाई बाई 4 का मान भी √2। ये माइनस माइनस प्लस का 2, √2 में से 2 गया 0, ये आ गया प्लस का 2। जैसा कि मैंने कहा था, इस सवाल में जानबूझ के ऑप्शनों को करीब रखा गया, -2 और +2, है ना। हमेशा याद रखिए, सवाल बनाने वाले का मकसद सिर्फ तब सवाल बनाना नहीं होता, बल्कि गलतियां करवाना होता है ना। ये देखो ऑप्शन देखिए आप, तो जानबूझ के ऑप्शन देने का मकसद, क्योंकि अगर सवाल नहीं आता तो आप सवाल छोड़ देंगे, नहीं आता होगा तो आप छोड़ देंगे, लेकिन जो सवाल आता होगा उसे आप जरूर करेंगे। तो सवाल बनाने वाला चाहता है कि आपसे सवाल हो, ये ना हो कि ना हो, आपसे सवाल हो फिर आप करें, फिर आप गलतियां करें। गलतियां करें उससे आपका समय बर्बाद हो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी आए, समय भी बर्बाद हो, डी मोटिवेट भी हो, नेगेटिव मार्किंग भी हो, यानी कुल मिला के कंपटीशन सही में काम करेगा। क्रिकेट में होता है ना, कई बार बॉलर जो होता है वो बैट्समैन को आते ही बाउंसर मारता है
है ना। अगर आप लोग देखते हो क्रिकेट में, देखते हो क्रिकेट में कई बार जो बॉलर होता है वो बैट्समैन को आते ही बाउंसर मारता है। अच्छा, बाउंसर क्यों मारता है? विकेट लेने के लिए? नहीं नहीं, बाउंसर पे कौन सा विकेट है, बाउंसर तो ऊपर से जाएगी, बाउंसर तो ऊपर से जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वो दबदबा दिखाने के लिए, वो डराने के लिए कि भाई देख लग सकती है तो बच के खेल, तो वो जरूरी है। कई बार बैट्समैन आते ही छक्का मारने की कोशिश करता है ताकि बैट्समैन पे दबदबा बन सके। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। पेपर, है ना, आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी साइकोलॉजी है कि आप कैसे उसको कवर करते हैं। जैसे अभी सवाल को देखिए, बड़ा सुंदर सवाल है। या तो आप इसके ट्रैप में फंस जाएंगे, या तो इसके ट्रैप में फंस जाएंगे। करिए आप, फिर बताता हूं मैं इसमें क्या दिमाग लगाया गया। अब देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बोला इस रेखा की दिक्कोजाएं पूछिए। हाँ बिल्कुल दिक्कोजाएं पूछिए, सिंपल सा सवाल है। दिक अनुपात आपके पास है, दिक्कोजाएं निकाल देंगे। दिक अनुपात हमारे पास है, दिक्कोजाएं निकाल देंगे। लेकिन नहीं, सवाल में बिल्कुल शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश, सही बात है, एकदम सही बात। इस सवाल ने ऑप्शन ठीक नहीं बनाए, थोड़े से ऑप्शंस अच्छे बनाता तो ये सवाल बहुत बढ़िया बन सकता था। ऑप्शनों में घटिया ऑप्शन बना दिए, सारे ऑप्शन घटिया, है ना। ऑप्शन बनाने में गड़बड़ी कर दी। अगर ऑप्शन ठीक से बनाए होते तो ये बहुत बढ़िया सवाल बन जाता। जितने सवाल में, जितनी अच्छाई से सवाल में जितने ट्रिक खेली गई है, उतनी ऑप्शन में भी खेलता ना तो एक बढ़िया सवाल बन सकता था। सवाल पे अच्छी ट्रिक है, ऑप्शन में घटिया कर दिया। ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें ठीक आ रहा है। एक ऑप्शन ऐसा भी देना चाहिए था जिससे सवाल और सुंदर हो जाता। देखो, सबसे पहले आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। देखो ये तो ठीक है, ये एक्स है, यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ दो वाई है, यहाँ वाई होना चाहिए, दो वाई है, क्योंकि रेखा का समीकरण होता है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, ये सीधा एक्स वाई जेड होने चाहिए, कहीं दुए तीए नहीं होने चाहिए। तो ये पहले हटेंगे, तो आपको दो कॉमन लेना पड़ेगा। तो दो तो कॉमन है ही नहीं, नहीं कॉमन है तो जबरदस्ती कॉमन लेना होगा। बोले कॉमन नहीं है मत, तो नहीं कॉमन है तो जबरदस्ती कॉमन लो, ये होता है जबरदस्ती कॉमन। जहां नहीं है वहां बटे में आ जाएगा। ऐसे ही वो है 5 माइनस जेड, जिसको होना चाहिए था जेड माइनस, तो माइनस कॉमन लो। अब कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इनका क्या करना है, इनको नीचे ले आओ। कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो नीचे ले आओ। यहाँ कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा तो माइनस नीचे रख दो। ये आपकी रेखा का समीकरण पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रेखा का समीकरण ठीक से नहीं था। अब देखो ये है रेखा का समीकरण, पहले इसका ठीक होना जरूरी था। अब समीकरण ठीक हो गया, अब ये है दिक अनुपात, दिक अनुपातों को दिक्कोजाओं में बदलेंगे। और दिक अनुपात को दिक्कोजाओं में कैसे बदलते हैं, इनके वर्गों के योग के वर्गमूल का भाग दे दो, 2/√, 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
एक ऑप्शन ये होता है ना 2/7, 3/7, 6/7। हाँ ये ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए, ऑप्शनों में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली कट है, नीचे कहीं 12 आ रहा है, कहीं 7 आ रहा है, कहीं 7 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। दिक्कोजाएं होंगी तो नीचे सबका एक ही होता है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ऐसे ही इस ऑप्शन के साथ भी यही दुर्गति है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। यहाँ ठीक है, 7 7 7 आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला कोई नंबर मैच ही नहीं कर रहा, 12 13 16। तो एकमात्र ऑप्शन डी बचा। सवाल बढ़िया, ऑप्शन बकवास। थोड़ा सा ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन ये बना देता 2/7, 3/7, 6/7, एक ऑप्शन 6/7 ये वाला बना देता, तो ये माइनस वाली जो गलती है ये बढ़िया सवाल बन जाता। और कोई मान लो इसको नहीं काटता है ना, एक इसके हिसाब से ऑप्शन बना देता, जो नहीं काट रहा है, जो कट नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन उनके लिए बना देता। तो 3, मान लो ये 2 नहीं काट रहा, कोई 2 भूल जाता, तो उसके लिए एक ऑप्शन बना देता कि 2 को नहीं काटे तो क्या हो, 3 3 9 18, 18 का हो जाता 3√2। एक √2 का ऑप्शन होता, जो नहीं काट रहा है उसके लिए एक ऑप्शन होता, जो काटना भूल गया उसके लिए ऑप्शन, जो माइनस की गलती कर दे उसके लिए एक ऑप्शन। तो बढ़िया सवाल बन जाता। हाँ ये पहले भी आया हुआ, बढ़िया सवाल है, ये आगे भी आएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप कॉमन ले लेंगे, cos 8 थीटा, 1 प्लस cos 8 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर 8 थीटा का आधा 4 थीटा, ये बाहर आ जाएगा। 2 प्लस ये 2 cos 4 थीटा, cos स्क्वायर 4 थीटा, cos स्क्वायर का बाहर आके cos 4 थीटा, फिर दोबारा से फॉर्मूला लग जाएगा। 2 कॉमन, 1 प्लस cos 4 थीटा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा का 2 थीटा, फिर 2 कॉमन, दो cos थीटा,
यह रेखा इस परवलय की स्पर्श रेखा हो तो ए का मान बताइए। यह रेखा इसकी स्पर्श रेखा हो तो ए का मान बताइए। अगर इस परवलय की स्पर्श रेखा ये हो तो ए का मान बताइए। तो इस रेखा को, ये स्पर्श रेखा है तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1/4। कैसे लिख लिया, इससे ढाल का पता लग जाएगा, इससे ढाल का पता चल जाएगा। तो इसकी ढाल कितनी हुई, इसकी ढाल कितनी हुई 2, यानी स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है 2। और अवकलन करके क्या निकलती है, स्पर्श रेखा की ढाल, अवकलन से भी ढाल ही आती है, तो अवकलन करके ढाल निकाल लो। 2y dy बाई dx 4a x का 1 dy बाई dx 4a बटा 2y 2a बटा y। ये मिल गई हमें ढाल, दोनों ढाल एक ही है, ये वो भी स्पर्श रेखा है और अवकलन करके जो ढाल आती है वो भी स्पर्श रेखा की है, दोनों बराबर है, ढालों को बराबर रख लो। तो 2a बटा y बराबर हुआ 2, 2a बराबर 2y, 2 से 2 कट गया, y बराबर a आ गया। y का मान a रख के x का मान निकाल लो, y का मान रख के x का मान किसी भी समीकरण में ले जाओ, y का मान रख दो, यहां रख लेते हैं। y का मान a रखने पर a स्क्वायर बराबर 4ax, x का मान आ गया, a से a कट गया, a बटा 4, ये x का मान आ गया, x और y दोनों का मान आ गया, बिंदु आ गया। अब समीकरण में रख लो, क्योंकि स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु तो दोनों पे होता है, स्पर्श बिंदु परवलय पे भी होगा, रेखा पे भी होगा। y की जगह a, x की जगह a बटा 4 माइनस 1/4 बराबर 0। a बटा 2 बराबर 1/4, a बराबर 1/2। बिल्कुल सही है रम अवतार। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की ढाल वहां से निकाल ली है ना, यहां से ढाल निकाल ली, अवकलन करके ढाल निकाल ली, दोनों को बराबर कर दिया, y का मान आ गया, y का मान रखकर x का मान निकाल लिया, बिंदु आ गए। अब बिंदु तो रेखा के भी होंगे और परवलय के भी होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा है ना,
स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु हमेशा दोनों पर होते हैं, स्पर्श बिंदु हमेशा दोनों पर होते हैं, वो किसी एक से तो बनते नहीं, स्पर्श बिंदु दोनों के स्पर्श करने से तो बनेंगे, ऐसा थोड़ी इसमें होंगे इसमें नहीं होंगे, वो तो दोनों में होंगे। तो ये यहाँ पे रख लिया, y का मान रख के x निकाल लिया, फिर x y का मान उस समीकरण में रख के a का मान निकाल लिया, ठीक है। y बराबर लोग आधार में cos x sin x, दूसरा है लोग आधार में sin x cos x की पावर -1, इसका अवकलन करें x बराबर π/4 पे, तो अवकलन कितना आएगा? सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ वही ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है, इस टाइप का सवाल बनाया हुआ है ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर टाइप का सवाल है ये हमारे लोग के एक बेसिक नियम पे काम करता है कि अगर लोग में आपको आधार नहीं बदलना है, सिर्फ आधार और मान को आपस में इंटरचेंज करना है, लोग है ये ए और ये बी है, आप चाहते हैं कि बी ए की जगह आ जाए और ए बी की जगह चला जाए, तो बस पलट दो इसको, सिर्फ पलटने पर आपका बी ए की जगह आ जाएगा, ए बी की जगह चला जाएगा, ये लोग का नियम है। अगर आप रिपीट करो, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे आधार नहीं बदलना, मुझे तो बस आधार और मान को आपस में इंटरचेंज करना है, मैं चाहता हूं कि जो बी था वो ए बन जाए, जो ए था वो बी बन जाए, आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो लोग में ऐसा हो सकता है, एक बटा करने पर ऐसा हो जाएगा, बी ए की जगह चला जाएगा, ए बी की जगह चला जाएगा, और यहाँ पर यही हमारा काम करेगा। देखो लोग आधार में cos x और ये sin x है, इनटू वो पावर माइनस है तो वो नीचे चला जाएगा, लोग sin x cos x, अच्छा ये हो गया आपका log cos x log sin x इनटू ये देखो ये वाला, ये आपका पलट जाएगा, ये हो जाएगा log cos यहां आ जाएगा, sin यहां आ जाएगा, है ना, इसे पलट लिया हमने, ये सूत्र लगाया, ये पाया, cos sin की जगह चला जाएगा, sin cos की जगह चला जाएगा, और एक होल स्क्वायर बन जाएगा।
ये होल स्क्वायर बन गया। ये आपका सवाल हो गया। है ना, थोड़ा सा यार कट जाता तो ज्यादा ठीक रहता, सुंदर लगता, कटा नहीं। अब आउटिंग करना पड़ेगा, कट जाता तो काम आसान हो जाता, कटा नहीं तो तकलीफ देगा। अब आधार चेंज करना पड़ेगा। log e sin x बटा log e cos x। ये आधार चेंज कर दिया, है ना, कट जाता तो परेशान नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा लंबा ले लिया सवाल को, यार कटना चाहिए था यहाँ पे, सवाल बढ़िया लगता। अच्छा, आधार चेंज करा है मैंने। आधार कैसे चेंज करते हैं कि अगर आपको दोनों का आधार बदलना है, कोई नया आधार लगाना है, तो log e b log e a, इससे आपको नया आधार मिल जाएगा, है ना। अब आउटलाइन करेंगे तो पहले 2 पावर आगे, 1 पावर कम, अब भाग के नियम से log cos x बाहर, log sin x का 1 बटा sin x, sin x का cos x, फिर log cos x बाहर, log sin x बाहर, log cos x का 1 बटा cos x का sin x, बटा log cos x का होल स्क्वायर। भाग का नियम लगा दिया। अब पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 4 log sin पाई बाई 4 1 बटा अंडर रूट 2, एक बटा अंडर रूट 2, इसका मान भी 1 बटा अंडर रूट 2, इसका भी मान 1, तो ये 1 कर दो, माइनस माइनस प्लस log 1 बटा अंडर रूट 2, इसका मान 1 बटा log 1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल, 2 गुणा 1 और 1 2, 2 log 1 बटा अंडर रूट 2 बटा log 1 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये हो गया 4 बटा उत्तर कहाँ तक ला रहा है, और आगे करवाएगा या यहाँ छोड़ दे। ऑप्शन में ये और है, और करवाएगा। ये हो गया log 1 माइनस log अंडर रूट 2, log 1 का मान 0, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 आगे आ गया, 2 ऊपर, 8 बट्टा माइनस log 2। लंबा हो गया भाई, ट्रैप में फंसा लिया इसने। इसने लालच दिया, लगता था कि कट जाएगा और कट कुटा के 1 आ जाएगा, फिर अवकलन 0 आ जाएगा। बेवकूफ बनाया और पूरा सवाल बेवकूफ बना के पूरा सवाल करवा लिया।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये है चोर पे मोर। ना गजब सवाल, बहुत ही गजब सवाल। ये धोखे में दे दिया इसने, ये धोखा बना दिया। इस सवाल ने क्या किया, मेरे को ये लगा कि अभी कट जाएगा, जैसे आप चेंज करेंगे ये कट कुटा के 1 आ जाएगा और y का मान 1 आएगा तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। y का मान 1 आएगा, dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, उत्तर 0 आ जाएगा। तो लगा कि आराम से और ऊपर निकल गया। ये तो एक कदम और आगे निकल गया। मतलब वो मनी हेस्ट जो आई थी उसमें एक कदम आगे चलता है ना चीजों से पहले। मतलब चोर पे भी मोर बैठे, तो उससे भी ऊपर बैठे हैं वो लोग। तो यहाँ से लगा था कि यहाँ आएगा, यहाँ कट कुटा के 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आते उसका अवकलन करेंगे। आप में से अधिकतर लोगों ने 0 भी दिया था, है ना। कई लोगों का आंसर 0 चल रहा था, उनको भी यही लगा था कि एक बार ये खुलेगा, उल्टा होगा, ये कट कुटा के y बराबर 1 आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। जबकि dy बाई डी एक्स 0 नहीं है, एक्चुअली में ये स्क्वायर होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। है ना। तो एक कदम आगे चला गया सवाल, गजब बेवकूफ बनाया। और फिर ऐसे सवालों को बीच में छोड़ा भी नहीं जाता। फिर अब इतना टाइम खराब कर दिया तो मन ये करता है कि चलो और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलो और आगे बढ़ते हैं, है ना। बीच में कौन छोड़ेगा, जब इतना कर लेगा तो आगे भी करेगा। सवाल ने पूरा करवा लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। लंबा बहुत हो गया। बाकी कुछ नहीं, अवकलन है ना। सवाल लंबा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल सवाल है, मुश्किल नहीं है, लंबा है, लेंदी है। ये हो गया। यहाँ पे फिर अवकलन लगा दिया, अवकलन 2 पावर आगे 1 पावर कम, भाग का नियम लगा दिया, x का मान रख दिया, फिर थोड़ा सॉल्व कर लिया। ये रहा। नहीं, लेंदी तो है लेकिन बेवकूफ बनाया, वो सबसे बड़ी बात है। शुरुआत में लग नहीं रहा था कि इतना लंबा जाएगा क्या। शुरुआत में लग रहा था नहीं इतना लंबा है नहीं, लेकिन जब किया तो पता चला कि यार लंबा है तो। कौन सा जोड़ा लंबवत है, इनमें से कौन सा जोड़ा लंबवत है। तो देख लो किसकी डॉट गुणा 0 आ रही है, जिसकी डॉट गुणा 0 है वो आंसर हो गया, जिसकी डॉट गुणा 0 आए वो आंसर हो गया। तो पहले की डॉट गुणा तो 0 नहीं आ रही, दूसरे की भी डॉट गुणा 0 नहीं आ रही। लंबवत वो होगा जिसकी डॉट गुणा 0 आएगी। ये 0 आ रही है। अगर हम यहाँ करते हैं तो आई से आई करेंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, जे से जे करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा।
एक बॉक्स में 30 समान दिखने वाली वस्तुएं हैं, 3 खराब है, उनमें से एक वस्तु को यादृच्छिक चुना जाता है, उसके खराब न होने की प्रायिकता क्या होगी? वो खराब न हो, एक ही बॉल चुनी जाती है, उनमें से एक वस्तु को चुना जाता है, उसके खराब न होने की क्या प्रायिकता है? सिर्फ एक ही लेनी है आपको, उसके खराब न होने की प्रायिकता यानी सही होने की प्रायिकता। एक बॉल चुननी है, वो भी सही होनी चाहिए। तो 30 तो टोटल है, 30 टोटल है, 3 खराब है, इसका मतलब 27 सही है। तो खराब नहीं होना मतलब सही होना, खराब न होने की प्रायिकता मतलब सही होने की प्रायिकता। एक ही बॉल निकाल, एक ही सामान निकालना है, वो सही होना चाहिए। तो 27/30। है ना, भाषा में उलझाहट है, भाषा में सिर्फ उलझाहट पैदा करने की कोशिश की गई। ये भी कह सकता था कि सही, उसको जानबूझ के लिए खराब न होने की क्या प्रायिकता है, खराब खराब बोलकर फिर न बोलकर फिर पूछा गया, है ना। तो ये देखो, इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिए, इतनी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी सवालों में कि सवाल आपके दिमाग से खेलेगा। पेपर बनाने वाला आपके दिमाग, अब देखो पेपर बनाने वाले इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि सही समान होने की क्या प्रायिकता है, लेकिन ऐसा पूछेगा तो फिर तो लगभग हर कोई कर देगा। ऐसा अगर पूछेगा तो फिर तो सब कुछ ही कर देगा, और हर कोई कर देगा तो फिर सिलेक्शन निकालोगे कैसे? कैसे आप सिलेक्ट करोगे कि भाई ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये नहीं हुए? तो इसलिए जरूरी है कि पेपर में थोड़ा बहुत घुमाया जाए, थोड़ा बहुत बदला जाए। तो यहाँ पे पेचीदा मामला, हाँ बिल्कुल, जो पेचीदापन है ना वो ऐड किया गया, खराब न होने की प्रायिकता। खराब न होना मतलब सही होना। अब आप ये समझते हैं कि खराब न होना का मतलब सही होना है, तो बात सिंपल है। अभी इस सवाल को ध्यान से देखो तो फिर से वो दिमाग से खेला गया सवाल है। सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है जिससे आपको लगे कि हाँ सवाल मुश्किल है। समझ रहे हो, पकड़ पा रहे हो? जानबूझ के साइन इनवर्स लगा के, ये सारे ताम झाम करके सिर्फ दिमाग को विचलित करने की प्रयास किया जा रहा है। वो पंचायत वाला डायलॉग है ना, देख रहा है विनोद कैसे दिमाग से खेल रहे हैं, सवाल कैसे दिमाग से खेल रहा है। विनोद कह रहा है हाँ सर देख रहा हूं। सही बात है। विनोद कह रहा है हाँ सर देख रहा हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल में आप देखें सिर्फ क्या किया गया, ये देखो थोड़ा सा ना आपको डर लगे, थोड़ी घबराहट पैदा हो, इसलिए इसको डाल दिया। वैसे ये इधर चला जाएगा, जाते ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, जाते ही ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। ये देखो x² - 3x प्लस 5/2 साइन इनवर्स था, साइन बन गया, साइन इनवर्स था उधर जाके साइन बन गया, साइन π/6 हो गया, साइन π/6 यानी साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है। चार बटा दो, ये लो, ये सवाल है, ये रहा सवाल। और इसके जो मूल है वो x1 x2 है। अब आप एक चीज और गौर करोगे आप लोग कि अभी नया ट्रेंड ये आया है, अभी आपने पहले भी एक सवाल देखा होगा, आजकल अल्फा बीटा नाम नहीं दे रहे,
आजकल अल्फा बीटा नाम नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग है ना उसके इम्यून हो चुके हैं, लोगों को अल्फा बीटा पकड़ में आने लग गया, बच्चों को अल्फा बीटा पकड़ में आ रहा है, तो कुछ नया करते हैं। अभी आपने पीछे भी एक सवाल देखा जिसमें अल्फा और अल्फा बीटा नहीं कहा गया, क्योंकि अल्फा बीटा आप जल्दी से पकड़ में आ रहे हैं, तो अल्फा बीटा की बजाय अब नए नाम यूज कर रहा है कंफ्यूजन के लिए, x1 x2, ये ट्रेंड चल रहा है। अब x1 x2 का नया ट्रेंड आ रहा है, भाई अल्फा बीटा भी कह सकता था, अल्फा बीटा भी कह सकता था, लेकिन उसे पता था अल्फा बीटा बोलूंगा तो बच्चे को तुरंत अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए याद आ जाता है, क्योंकि इतना पढ़ चुका होगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा उसे याद होगा। लेकिन x1 x2 बोलूंगा तो उसकी याददाश्त जल्दी से कनेक्ट नहीं होगी कि तो x1 x2 है, सर ने तो अल्फा प्लस बीटा पढ़ाया था, x1 प्लस x2 थोड़ी पढ़ाया था, तो वो जल्दी से याद नहीं आएगी, है ना। ये अब एक नया साइकोलॉजिकल नया बदलाव पेपरों में देखने को मिल रहा है कि नए नाम रखे जा रहे हैं ताकि आपकी याददाश्त जल्दी से रिकॉल ना हो, है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा बोला होता तो अभी आप तुरंत कर देते कि ये रहा, अब x1 प्लस x2 के साथ नई याददाश्त बनानी होगी, x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी बटा ए, बी का मान -3, मूलों का गुणनफल सी बटा ए, और ये रहा ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2, है ना। क्योंकि अब इतना हो चुका है, आप अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले रट रट के आप इतने पक्के हो चुके हो कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको दिखाते ही आपको याद आ जाएगा। आपको अगर अल्फा प्लस बीटा सवाल में दिखता तो आपको तुरंत याद आ जाता, है ना। जैसे अब ये देखते, क्योंकि पता नहीं कितनी बार आप रिवीजन कर करके इतना पक्का कर चुके होते हैं कि दिखते ही बत्ती जल जाती है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये रहा। लेकिन x1 प्लस x2 के नाम से थोड़ा सा धीमापन आएगा। अब यही चीज यहां सिंपल थी, यहां थोड़ा मुश्किल हो गया। तो सोचो पेपर बनाने वालों को भी बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, सीधे फैक्टर हो रहे हैं तो सीधे निकाल लो, सीधा फैक्टर हो रहा है सीधा निकाल लो, अगर सीधा गुणनखंड हो रहा है तो और ही बढ़िया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। x1 1 और 2 4 और 1 5, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे, बिल्कुल। लो लंब केंद्र, याद करो लंब केंद्र कई बार आ रहा है, शायद ये तीसरी बार आ रहा है लंब केंद्र, लंब केंद्र तीसरी बार आ रहा है। लंब केंद्र तीसरी बार आ रहा है।
बिल्कुल दिक अनुपात से करेंगे, ढाल से करेंगे हम लोग। हम इस सवाल को ढाल से करेंगे, जो ढाल वाला तरीका है वो यूज करेंगे, ढाल वाला तरीका यूज करेंगे। ये आपका रहा 0 0। पहले भी हम ये यूज कर चुके हैं, अभी भी ये यूज करेंगे। 8 0 4 6। लंब केंद्र जो भी होगा, जो भी होगा, जहां भी होगा, लंब केंद्र से जाने वाली रेखा हमेशा लंबवत होगी तीसरी रेखा पर, यानी एपी लंबवत होगी बीसी के। एपी लंब होगी बीसी पर, और लंब होगी तो दोनों की ढालों का गुणनफल -1 आएगा। m1 गुणा m2 बराबर आएगा -1। m1 गुणा m2 बराबर आएगा -1। m1 गुणा m2 बराबर आएगा -1। तो ढाल इसकी निकाल लो, m2 बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये होगी 6 माइनस 0 4 माइनस 8। 6 बटा -4 माइनस का 3/2, ये माइनस का 3/2 आ गया। अब पी का एक एक ऑप्शन के साथ चलते जाओ और देखो किसके साथ ढाल आने के बाद m1 गुणा m2 -1 आती है। पहले ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए से एपी की ढाल निकालो। ठीक है, पहले ए ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 4,8/3, ये आगे 2/3। इसी में हमारा काम भी हो गया, इसमें काम हो गया। ऑप्शन ए काम कर रहा है ना, ऑप्शन ए काम कर रहा है। देखो 4 से 4 कट गया, 2/3 हो गया, दोनों की गुणा करूंगा -1 आएगा। रखूं, काम कर रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये तो काम हो रहा है, ये हो गया। तो ये तरीका हम लोग अपनाते हैं लंब केंद्र के केस में। तो लंब केंद्र के केस में क्या करते हैं हम लोग, जो भी ऑप्शन होगा, जो भी होगा, इनमें से लंब केंद्रित होगा। लंब केंद्र होगा इसका मतलब ये लाइन लंबवत होगी इस लाइन के। इस लाइन की ढाल तो हमारे पास बिंदु दिए गए होंगे, निकली जाएगी। इसमें एक बिंदु दिया गया होगा, दूसरा बिंदु ऑप्शन से लेंगे और इसकी ढाल निकाल लेंगे, देखेंगे किन दोनों की ढालों का गुणनफल -1 आ रहा है, वो हमारा आंसर हो गया। जिसके साथ भी -1 आएगा वो आंसर हो जाएगा। सही है, बात समझ में आई। तो लंब केंद्र के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको टैकल करना है। हाँ, उतना लंबा क्यों जाए, तो आराम से हो रहा है, तो क्यों जाने की दिक्कत ही नहीं है। सीधा आपको डायरेक्ट निकालना है। आपको एक बिंदु P लेना है, यहां से आपको ए पी की ढाल निकाल लेनी है, बी सी की ढाल, दोनों का गुणनफल -1 आएगा, वो उत्तर है। -1 आएगा, वो उत्तर है। ये सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला सवाल पहले भी आ चुका है और अब दोबारा आया। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो 60% मामलों में सच बोलता है, बी 40% मामलों में सच बोलता है। ये सच बोलने वाला सवाल कई बार आता है, इसकी दो वेराइटीज है ना। ए सच बोलता है 60% मौकों पर, बी सच बोलता है 40% मौकों पर। एक ही घटना का वर्णन करते समय एक ही बात कहें, दोनों की बात एक ही हो, मतलब दोनों में विरोधाभास ना हो, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इस बात की क्या प्रायिकता है।
सोचो विरोधाभास कब, भाई विरोधाभास नहीं चाहिए, दोनों एग्री हो जाए, दोनों एग्री हो जाए, तो दोनों एग्री कब होंगे, या तो दोनों सच बोलेंगे तो एग्री होंगे, या फिर दोनों ही झूठ बोले तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ 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 सही बात है। भाई झूठ में या तो एक झूठ बोले एक सच बोले, तब कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है। एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने वाला सच में जो भी बोला जा रहा है वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो उसके अपोजिट बोल रहा है, या फिर सही है ना। दोनों सहमत कब होंगे, जब या तो दोनों सच बोल रहे हो तो सहमत, बोला हाँ ठीक ठीक, या दोनों ही झूठ बोल रहे हो तो भी सहमति है, बोला हाँ ठीक है। तो सहमति आएगी जब दोनों सच बोलेंगे दोनों झूठ बोलेंगे। तो ए भी सच बोलता हो उस समय बी भी सच बोल रहा हो तो ठीक है, या फिर ए भी झूठ बोल रहा हो और बी भी झूठ बोल रहा हो, दोनों झूठ बोल रहे हो तो सहमति आ सकती है ना। या तो सहमति सत्य में आ सकती है या सत्य में आ सकती है। लेकिन अगर एक सच बोले एक झूठ बोले तो फिर लड़ाइयां होंगी। तो इसकी प्रायिकता 60%, सच बोलने की 60/100, इसके सच बोलने की 40%, 40/100, प्लस ए के झूठ बोलने की, अगर ए के सच बोलने की 40% है तो झूठ बोलने की 40, इसकी 40 सच बोलने की है तो झूठ बोलने की 60%। काटना चाहो तो काट सकते हो। चौबीस बट्टा 100, 24/100, 48/100, 4 पे काटूं तो 12/25। सही है, बात समझ में आ गई क्वेश्चन। तो सहमति, अब ये सवाल 2 बार आ चुका है। एक बार आ चुका विरोधाभास में कि दोनों एक दूसरे का विरोध करें, तो विरोध करने की कंडीशन क्या थी कि ए सच बोले बी झूठ बोले, बी सच बोले ए झूठ बोले, तो विरोधाभास हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक हो गया सहमति कब होगी, जब दोनों सच बोले दोनों झूठ बोले तो फिर सहमति हो सकती है। दोनों सच बोलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे, दोनों झूठ बोले तो भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, बोला हाँ हाँ ठीक है ये कह रहा है बस वही है, वही हुआ है। झूठ ही बोल रहे हैं ना, तो झूठ बोल रहे तो जो पहला जो भी बोल देगा दूसरा हाँ भर देगा, बोला हाँ हाँ यही हुआ है। क्योंकि अगर हाँ नहीं भरता है तो लड़ाइयां शुरू। इनके बीच का कोण निकालिए। शानदार सवाल है, शानदार। यहाँ पे एक चीज बड़ी शानदार है। हाँ, तो पहला समीकरण ही तो खेल है इसमें, पहला समीकरण ही खेल है। पहले समीकरण में x उसी लाइन के रूप में दिया हुआ है, x को देखो x लाइन के रूप में दिया हुआ है, y भी लाइन के रूप में दिया हुआ है। अब z जो है वो एकदम हटके दिया हुआ है, z बराबर 2, और कोई रिलेशन ही नहीं, अलग थलग ही छोड़ा हुआ है। इसको अलग थलग ही छोड़ दिया, तो अब यह क्या करें, ये क्या करें। तो इसे करने के लिए
बड़ा कमाल का आइडिया लगाएंगे दिमाग से, शानदार तरीका, शानदार वाला, अल्टीमेट वाला। देखो आ जाओ, जो दिया हुआ है पहले उनको लो, x-2/3 आज सीख लो ताकि आइंदा काम आ जाए। y+1/-2, z इसके अनुपात में नहीं दिया, मान लिया कि ये जो दोनों है ये लैम्डा अनुपात में, कोई ना कोई तो अनुपात होगा, मान लिया वो लैम्डा है, मान लिया वो लैम्डा है, कुछ तो अनुपात होगा, जब दो चीजें अनुपात में है और बराबर है तो उनका अनुपात कुछ तो होगा। सपोज करो नाम दे दिया, जो भी है जितना भी है माना वो लैम्डा है, ठीक है। अब z=2 को उठाओ और इनके साथ में हमें सेट करना है, कैसे सेट होगा वो देखो, z=2, 2 को इधर ले आया, इधर हो गया 0, ठीक। फिर z-2 इंटू 0 को लिख लिया लैम्डा गुणा 0, लिख सकते हैं लैम्डा गुणा 0, 0 ही तो होता है, 0 ही होता है, ठीक। अब 0 को बटे में ले आओ, ये बचा लैम्डा। अब दोनों समीकरण को एक साथ रख दें, क्योंकि ये भी लैम्डा के बराबर है, वो भी लैम्डा के बराबर है। x-2/3 y+1/2 -2 z-2/0। ओ क्या दिमाग लगाया, देखो अब बन गया, अब एक लाइन में आ गए, एक ही समीकरण में आ गए, अब ठीक है। ऐसी छेड़खानी दूसरे समीकरण के साथ भी की गई है, दूसरे समीकरण के साथ भी छेड़खानी की गई है, देखो देख रहे हैं, पहला सही है, दूसरे में जबरदस्ती 2 डला हुआ है यहाँ पे, तो पहले आपको 2 कॉमन लेके कट करना पड़ेगा, दूसरे लाइन के समीकरण को भी ठीक करना पड़ेगा। लो यहां से 2 कॉमन निकालो और कैंसिल करो, अब जाके ये समीकरण ठीक होगा। अब ठीक हुआ। अब दोनों के बीच का कोण ज्ञात कर लो। ये आपका b1 वेक्टर, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि b1.b2 0 आ रहा है। इतना बढ़िया सवाल दे के भी ऑप्शन अच्छे नहीं दे रही है, ऑप्शन जो है ना उसमें मार खा रहे हैं, है ना, ऑप्शन अच्छे नहीं बना पा रहे, सवाल अच्छा बना पा रहे, ऑप्शन अच्छे नहीं बना पा रहे। ये पहले भी हुआ था, ये यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे फिर इस 0 का कोई सेंस ही नहीं हुआ, यहाँ तो उत्तर को यहाँ पे भी निकाल सकता था, है ना। इस वाले समीकरण का इतना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया समीकरण दिया, उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया ही नहीं, बस खाली ये जो 2 का भाग है ये वाले का ही रोल बड़ा प्ले हो रहा है, ये वाला। अगर किसी ने 2 का भाग नहीं दिया तो 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि तब ये आएगा 6, ये आएगा -12, तो 0 नहीं आएगा। बस इसका इस 2 का ही रोल प्ले हो रहा है खाली, इस वाले का तो कोई रोल प्ले हो ही नहीं रहा, यूज भी नहीं कर रहा इसको ढंग से। तो सवाल का ऑप्शनों ने भरपूर इस्तेमाल नहीं किया, है ना, थोड़ा कमजोरी रहेगी। चलो कोई ना, आपने एक नई बात और सीख ली, एक नई बात और सीख ली। अब ये याद रखना है, ये सीखा हुआ याद रखना है, ये कलाकारी याद रखना है। कहीं ना कहीं आपको दोबारा ये मिल जाएगी, क्योंकि यही घूमते फिरेंगे, ठीक है ना, यही सवाल घूमते फिरेंगे। तो आपको अगली बार जब आए तो आपको याद हो कि हमने क्या किया था। ना आगे माइनस मत करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो माइनस वो रोल प्ले होता ही नहीं है, मैंने तो दिक् अनुपात के केस में काम आता है वो,
क्योंकि y के साथ कोई गुणांक होगा तो वो नीचे वाले के साथ कॉमन लेके पहले कटेगा, तो वहां पे ध्यान देना जरूरी होता है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी दो आसन भुजाएं यानी लगातार जो एडजेसेंट साइड्स है उनके सदिश दिए गए हैं। तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो सिंपल, एकदम ही सिंपल पूछ लिया। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए क्रॉस बी निकालो। दो 1 माइनस 4, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। पच्चीस प्लस 100 प्लस 25, ये हो गया 150, 150 हो गया 5√6। तो ये तो एकदम सिंपल ही पूछ लिया, सीधा सूत्र ही पूछ लिया, बस यूं समझो इस तरह से। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो वो होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी के सारणी का मान, ए क्रॉस बी निकाल लो, उसके सारणी का मान निकाल लो, ये फाइनल हो गया। ठीक है, चलो बस विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में और फिर समाकलन करते हैं।